प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे अभिकेंद्र बल के उदाहरण। अभिकेंद्र बल क्या होता है ये आप समझ चुके हैं कि जब कोई वृत्त एक समान वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो बिंदु बिंदु पर उसके वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन होने के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग परिवर्तन के कारण उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इस अभिकेंद्र त्वरण के अनुदेश से ही एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब अभिकेंद्र बल के हमारे दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं और उनमें से एक जो उदाहरण है वो है कि जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर साइकिल को मोड़ता है, साइकिल सवार जब सड़क के किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वो क्या करता है, अपने शरीर को सीधा रखने के बजाय वो कुछ मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ केंद्र के यानी अंदर की साइड को वो थोड़ा सा शरीर को मोड़ देता है। तो इसका सीधा कारण है अभिकेंद्र बल। अब कैसे अभिकेंद्र बल है इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये मैंने दो स्थितियाँ दिखा रखी है, ए और ये है बी। अगर साइकिल सवार मोड़ पर पहुँचते ही अपने को साइकिल सहित सीधा स्ट्रेट रखे अपने को, यानी इधर उधर वो कुछ ऊर्ध्वाधर दिशा से कुछ झुकाए नहीं, तो ऐसी दशा में जो साइकिल के टायर होंगे और सड़क की जो सतह होगी उसके बीच में जो घर्षण बल लगेगा, ठीक है, उसकी दिशा साइकिल के चलने की दिशा के अनुदिश होगी। यानी जिस दिशा में साइकिल चल रही है उसी दिशा में घर्षण बल लगेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि कोई भी कण जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे उस पथ पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर घर्षण बल केवल दिशा में है, जिस दिशा में साइकिल चल रही है, तो साइकिल सवार को घर्षण बल नहीं मिल पाएगा, अभिकेंद्र बल घर्षण बल से नहीं मिल पाएगा और साइकिल सवार जो है बैलेंस खराब या उसका बैलेंस जो है थोड़ा सा डगमगा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने को साइकिल के सड़क के केंद्र की ओर जो है अपने शरीर को मोड़ देता है साइकिल सहित, जैसे इसमें देख रहे होंगे थीटा कोण थोड़ा सा झुक गया केंद्र की साइड को, तो ऐसी कंडीशन में उसे अब अभिकेंद्र बल मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि जो सड़क और टायर के बीच में घर्षण बल लग रहा था वो अब की बार उसके चलने की दिशा में नहीं है बल्कि सड़क के केंद्र की ओर जो है घर्षण बल आ जाएगा। जैसे ये मोड़ है तो यहाँ पर साइकिल है, तो अब की बार जो पहले स्ट्रेट में क्या हो रहा था, यहाँ पर घर्षण बल भी इसी दिशा में, वेग की दिशा में, लेकिन यहाँ पर वेग तो अपने स्पर्श रेखा के अनुदिश हो गए, लेकिन घर्षण बल अब की बार क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर होगा। और यही घर्षण बल उसको क्या करेगा, अभिकेंद्र बल देगा। अभिकेंद्र बल उसको दे देगा और साइकिल सवार आसानी से मोड़ को पार कर लेगा, ठीक है। मोड़ पर सवार को घर्षण बल से अभिकेंद्र बल, ठीक है। सड़क और सड़क और टायर के बीच में जो घर्षण बल लगेगा उससे उसे अभिकेंद्र बल मिल जाएगा, यानी F बराबर mv²/r, वहाँ पर अभिकेंद्र बल उसको मिल जाएगा। m उसका साइकिल सहित द्रव्यमान हो गया, v उसका वेग हो गया किस चाल से वो चल रहा है, r उस वक्रीय पथ यानी उस मोड़ की त्रिज्या हो जाएगी, तो ये उसका घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है।
एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और आती है कि जब साइकिल सवार सड़क के किसी मोड़ पर साइकिल को ऊर्ध्वाधर से कुछ दिशा, कुछ कोण से झुका देता है केंद्र की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में देखिए उसके गुरुत्व केंद्र पर, यहाँ पर जहाँ पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर कह सकते हैं इसको, जहाँ पर उसका टोटल द्रव्यमान है या भार है, जहाँ पर गुरुत्व केंद्र में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वस्तु पर देखिए बल लग रहे हैं। एक बल कैसे लग रहा है, F2 इस दिशा में लग रहा है केंद्र की तरफ, और उसके अपोजिट दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार एक बल F1 लग रहा, लेकिन साथ ही एक वहाँ पर क्या लग रहा, भार भी लग रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में गुरुत्व केंद्र पर, गुरुत्व केंद्र व सड़क व टायर के स्पर्श बिंदु पर बल, क्योंकि देखिए हम इन दोनों बलों को F1 और F2 एक दूसरे के बराबर, तो F2 को हम शिफ्ट करके F में इसको मान सकते हैं, क्योंकि वहीं पर जो है संपर्क में बल आघूर्ण समान होगा। यानी कहने का मतलब ये जो भार है और ये बल F है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए इन दोनों का आघूर्ण क्या होना चाहिए, ये जो क्रिया रेखा है उसके अबाउट जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब कैसे, देखिए इसको समझते हैं। F इंटू, देखिए ये जो बल लग रहा है F, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GA cos थीटा, यानी इसको मैं G मान लेता हूँ गुरुत्व त्वरण, और ये A हो गया, तो FGA cos थीटा ये हो जाना है, और यहाँ से ये हो जाएगा mg, क्योंकि mg बल है, और GA sin थीटा। तो यहाँ से GA कट जाएगा, F अपॉन mg इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से, एंड देन टेन थीटा बराबर F अपॉन mg। और देखिए टेन थीटा, ये जो F है आवश्यक अभिकेंद्र बल है, जो घर्षण बल से हमें मिल रहा है सड़क और टायर के बीच में लगने वाला, तो उसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, ये कट जाएगा यहाँ से, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो ये हमने ऐसा फॉर्मूला निकाला कि साइकिल सवार सड़क के किसी मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए अपने को साइकिल सहित कितना डिग्री झुका देगा, उसका फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, जब कोई भी वाहन आप नोटिस करते होंगे, जैसे ही स्ट्रेट होता है, सीधी रेखा में जब चलता है, तो उस समय उसका वेग अधिकतम होता है, जितना वेग आवश्यकता जितने होती है उस हिसाब से उसको वो बढ़ा लेता है। लेकिन जैसे ही मोड़ आता है तो वो अपनी कुछ चाल क्या कर देता, कम कर देता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर मोड़ आते ही साइकिल हो या किसी भी वाहन की चाल जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा होने से आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है। तो इसको समझते हैं कि जैसे ही मोड़ आएगा तो ऐसा क्या होना चाहिए कि वह उस मोड़ को सुरक्षित उसे पार करना है, तो ऐसी कंडीशन में उसका वेग न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो उसको हम समझते हैं। देखिए, जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ेगा या किसी वाहन को किसी मोड़ पे मुड़ना है, तो उस व्यक्ति को अपनी चाल कम करनी चाहिए, करनी पड़ती है, ताकि सड़क और टायर के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल है ना, उस सीमांत घर्षण, जिसको कह सकते हैं हम कि सीमांत घर्षण की स्थिति में जब सड़क और टायर के बीच में घर्षण वाली स्थिति आ जाती है, सीमांत घर्षण की स्थिति में, तो उस घर्षण बल से या तो उसे कम वेग करना चाहिए, ताकि उसका जो रिक्वायरमेंट जो है अभिकेंद्र बल है ना। एक बार फिर आप इस चीज़ को समझिए कि देखिए,
मोड़ पर मुड़ने के लिए, किसी भी वृत्त पे घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और ये उसे कहाँ से मिलेगा? रोड के केस में घर्षण बल से मिलेगा। अब अभिकेंद्र बल अगर ज़्यादा वेग होगा तो उसे ज़्यादा अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, यानी घर्षण बल की एक लिमिट होती है। किसी भी तल के, किसी भी दो सरफेसों के बीच में, किसी भी दो संपर्क तलों के बीच में घर्षण बल की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट से ज़्यादा जो है घर्षण बल नहीं मिल सकता है। इसलिए वो क्या करेगा? अपने वेग को वहाँ पर कम कर लेगा। क्यों? देखिए, F = mv² अपॉन r, तो यानी ये जो हो जाएगा mv², ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अपॉन r, ताकि वहाँ पर घर्षण बल, सीमांत घर्षण यानी μs(r) इसके बराबर हो। या तो ये जो घर्षण बल है, ये जो अभिकेंद्र बल है, इस सीमांत घर्षण से या तो कम होना चाहिए, तब भी वो सुरक्षित उस मोड़ को पार कर लेगा, या उससे जो है बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वाहन वहाँ पर बाहर की तरफ फिसल सकता है, यानी उसका बैलेंस वहाँ पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम v मैक्सिमम इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, mv² अपॉन r = μs, r = mg होता है। देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, तो m यहाँ से कट जाएगा, तो v मैक्सिमम स्क्वायर = μs rg, या v मैक्सिमम = μs rg। तो यानी किसी भी वाहन को किसी मोड़ पर, r त्रिज्या के मोड़ पर सुरक्षित उसको पार करने के लिए उसका अधिकतम वेग कितना होना चाहिए? v मैक्सिमम = μs r। ऐसे ही कोई सड़क के मोड़ पर कोई कार मुड़ रही है, तो कार का भी जो अधिकतम वेग होना चाहिए v मैक्सिमम, उसको सुरक्षित मोड़ने के लिए μs rg। अगर इससे ज़्यादा उसका वेग होगा तो अभिकेंद्र बल की ज़्यादा आवश्यकता होगी, लेकिन जो घर्षण बल है वो तो फिक्स है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण वो कार जो है, या वो वाहन जो है, सड़क से बाहर की तरफ जो है फिसलना प्रारंभ कर लेगा। तो ये था आपका अभिकेंद्र बल के उदाहरण, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम आगे मिलते हैं आपको नई वीडियो में अपकेंद्र बल। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।